लाल ने कहा, पंचकुला के समग्र विकास के लिए गठित होगा पंचकुला महानगरीय विकास प्राधिकरण। करनाल और हिसार के लिए भी बनेगी एकीकृत विकास योजना। एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा, कोरोना संक्रमण की अगली लहर में बच्चों को ज्यादा नुकसान होने की आशंका के कोई प्रमाण नहीं। देश में 63 दिन के बाद 24 घंटों में सामने आए लगभग 86,000 नए मामले। रिकवरी दर बढ़कर हुई 94.29%। और कैथल में सीधी बिजाई विधि से कम पानी में धान की खेती कर रहे हैं किसान। आर्थिक लाभ के साथ पैदावार में हुई बढ़ोतरी। नमस्कार, मैं ऋतु कौशिक। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकुला के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए पंचकुला महानगरीय विकास प्राधिकरण का गठन करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने आज यहां प्रेस वार्ता में बताया कि पंचकुला के बाद करनाल, हिसार और अन्य जिलों के लिए भी इसी तरह की एकीकृत विकास योजना बनाई जाएगी। पंचकुला भी लोगों के आकर्षण का केंद्र बने। फिर आज तो हरियाणा का विकसित शहर ये माना जाता है गुरुग्राम या फरीदाबाद। बाद में पंचकुला का नाम इसमें जल्दी जुड़े। बहुत जल्दी ऐसी योजना हम हिसार के भी लाने वाले हैं, करनाल के भी लाने वाले हैं, रोहतक के भी लाने वाले हैं। 1 बाय 1 शहरों को आगे बढ़ाते हुए, शहरों का वैसे भी हमारा जो नीति आयोग ने जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में शहरों के सस्टेनेबिलिटी में हमें अच्छे अंक दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचकुला को मेडिकल हब के रूप में विकसित करने की दिशा में यहां आधुनिक सुविधाओं से युक्त 2 बड़े अस्पताल सेक्टर 32 और सेक्टर 5C में खोले जाएंगे। सेक्टर 3 में 22 करोड़ रुपए की लागत से प्रदेश की पहली संयुक्त फूड व ड्रग टेस्टिंग लैब खोली जा रही है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने पंचकुला को टूरिज्म हब के रूप में विकसित करने के लिए मोरनी में पैराग्लाइडिंग सुविधाओं को विकसित किया है। 2 बड़े अस्पताल मेडिकल हब की जैसे मैंने बात की, तो सेक्टर 32 में और सेक्टर 5C में, ये दोनों जगह हमारे पास हॉस्पिटल प्लॉट्स हैं। ऑक्शन करेगा ना, ऑक्शन, हाँ, ये दोनों ऑक्शन किए जाएंगे ताकि बड़े हॉस्पिटल वहाँ आकर के और स्थापित हो सकें। ऐसे ही एक ड्रग टेस्टिंग लैब, फूड एंड ड्रग टेस्टिंग लैब, ये भी यहाँ पर 22 करोड़ की लागत से सेक्टर 3 में ये बनाई जा रही है। इसी प्रकार पर्यटन के रूप में भी पंचकुला को कैसे देश के मानचित्र पर लाया जाए, इसके लिए भी हम लोग योजनाएं बना रहे हैं। क्योंकि ये ऐसा स्थान है जो प्रकृति के गोद में कहना चाहिए, हिमाचल का, जिसको बिल्कुल एंट्री गेटवे ये हिमाचल का है। उत्तराखंड भी नज़दीक लगता है, पंजाब भी यहाँ नज़दीक है, हरियाणा के लोग हैं ही हैं, चंडीगढ़ भी है, ट्राई सिटी का एक केंद्र है। तो पर्यटन के नाते से इसको एक केंद्र के रूप में ये विकसित किया जाए। एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि कोरोना संक्रमण की अगली लहर में बच्चों को ज्यादा नुकसान होने की आशंका के कोई प्रमाण नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि वैश्विक स्तर पर आंकड़ों के अध्ययन में ये पता नहीं चलता कि अगली लहर बच्चों के लिए गंभीर साबित होगी। उन्होंने कहा कि जब केस कम होते हैं तो अनलॉक की प्रक्रिया के दौरान लोग लापरवाह हो जाते हैं और संक्रमण फिर बढ़ता है। इससे अगली लहर आती है। इसे रोकने के लिए कोरोना के मानक नियमों का पालन करना चाहिए हैं और क्या वो बच्चों में ज़्यादा सीरियस होंगी या नहीं। लेकिन जैसे हमारे केसेस कम होते हैं तो अनलॉकिंग शुरू हो जाती है और अनलॉकिंग के साथ ह्यूमन बिहेवियर फिर चेंज हो जाता है और लोग ये सोचने लगते हैं कि अब वायरस जो है अब हमारे यहाँ नहीं है या इसमें कोई अब इतना इन्फेक्शन नहीं होगा और फिर भीड़ इकट्ठी होने लगती है, मास्क लगाना कम हो जाता है और उसके होने से वायरस फिर कम्युनिटी में फैलना शुरू हो जाता है और उससे फिर एक नई वेव बनती है। इसलिए अगर हमें अगली वेव्स को रोकना है तो हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर बहुत एग्रेसिवली फॉलो करना पड़ेगा जब तक हम ये ना कह पाएँ कि नाउ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ आवर पॉपुलेशन इज़ वैक्सीनेटेड। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जब हमारे यहाँ पे इनफ पीपल आर वैक्सीनेटेड या नेचुरल इम्यूनिटी हो जाएगी देन दीज वेव्स विल स्टॉप। लेकिन तब तक जो है अप्रोप्रिएट बिहेवियर ही एक हमारे पास रास्ता है। मंत्रालय ने बताया कि हमारी स्थिति अन्य देशों से बेहतर है और रिकवरी दर बढ़ रही है। देश में टेस्टिंग दर बढ़ी है और संक्रमण की दर हर सप्ताह कम हो रही है। देश में अब कुल 13 लाख मामले ही सक्रिय हैं।
देश में कोरोना संक्रमण के दैनिक मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। देश में 63 दिन के बाद 1 लाख से कम दैनिक मामले सामने आए हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के प्रयासों से देश भर में पिछले 24 घंटों में 86,000 के करीब नए मामले सामने आए हैं, जो कि पिछले 2 महीने के बाद सबसे कम है। वहीं 1,82,000 से अधिक मरीज अपना उपचार करवाकर स्वस्थ हुए हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 94.29% हो गया है। प्रदेश में भी अब तक 60,60,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। रिकवरी दर बढ़कर 97.80% हो गई है। प्रदेश में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर लगभग 8,000 रह गई है। कोरोना संक्रमण को हराकर 7,46,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में गिरते भूजल स्तर को देखते हुए कृषि वैज्ञानिकों ने कम पानी में धान की फसल उगाने के लिए डायरेक्ट सोइंग राइस विधि तैयार की है। ये विधि किसानों के लिए लाभदायक होने के साथ पानी की भी बहुत बचत करती है। कृषि विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर करमचंद ने किसानों को सलाह दी है कि वो अपने खेतों में धान की सीधी बिजाई करें, ताकि भूजल स्तर को नीचे जाने से बचाया जा सके। इससे अच्छी किस्म की धान की फसल जल्दी पककर तैयार हो जाएगी। किसानों को जागरूक करें। यदि आप धान की सीधी बिजाई तकनीक अपनाएंगे, सबसे पहला तो जो कीमती चीज़ है उनका 20 से 30% पानी बचेगा, सबसे पहला। दूसरा, 5 से 6 हज़ार रुपये प्रति एकड़ लेबर बचेगी। तीसरा, ये जो क्रॉप है दूसरी क्रॉप से जो ट्रांसप्लांटिंग है या रोपित करते हैं, उससे 10 दिन पहले पक जाती है, इसलिए हमें अगली क्रॉप की बिजाई करने में समय ज़्यादा मिलता है। इसमें कीड़े मकोड़े बीमारियां कम आती है, लेबर की ज़रूरत नहीं है। सीधी बिजाई विधि का प्रयोग करने वाले किसानों ने बताया कि जिले में किसानों द्वारा धान की खेती करने से यहां का भूमिगत जल स्तर लगातार नीचे जा रहा है। अब DSR विधि से धान की खेती से पानी के साथ किसानों के समय की भी बचत होती है और आर्थिक लाभ भी मिलता है। उन्होंने बताया कि इस विधि से धान की फसल में बीमारियां कम लगती हैं और पैदावार में बढ़ोतरी के साथ गुणवत्ता भी अच्छी होती है। बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है और मैं तो ये कहना चाहूँगा सभी किसान भाइयों को कि इसको ही अडॉप्ट करना चाहिए और जो नॉर्मल ट्रांसप्लांट की विधि है उसको बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अगर हम मोस्टली ट्रांसप्लांट पे ही रहेंगे तो हम अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकेंगे। मैं धान की सीधी बिजाई 10 साल से कर रहा हूँ जी। इसमें बहुत प्रॉफिट है। मैं ठेके पे लेके अब भी कर रहा हूँ और 10 साल से कर रहा हूँ। इसमें बहुत प्रॉफिट आया, तभी हम अपनी मशीन ले आए। पहले एग्रीकल्चर ने दी थी, फिर अब हम अपनी ले आए। पिछले साल की थी मैंने, उसमें मेरे को बड़ा फायदा हुआ, क्योंकि पानी की लेवलिंग भी यहाँ बहुत नीचे जाने लग रही है। इसलिए हमने तो अब की बार भी मैंने यही किया, अभी मैं 3-4 एकड़ मेरे इसी के लगाऊंगा और इससे बहुत फायदा और बिजाई में भी फायदा। वैसे लगाते उसमें बहुत खर्चा आता था, इसमें 3-4 हज़ार रुपये का हमें फायदा है। तो कैथल के अंदर DSR आई है जो बहुत ही अच्छा इम्प्लीमेंट है। इसके साथ जो किसान की मेहनत है, पैसा है, पानी है, वो सब बच जाता है और इसकी धान की फसल काफ़ी अच्छी होती है सर, ट्रांसप्लांट से बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि उसमें मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है। DD न्यूज़ हरियाणा पर देश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं। झज्जर जिले में हरित वातावरण को बनाए रखने के लिए अब जिला प्रशासन पायलट प्रोजेक्ट के तहत 7 खंडों के 14 गांवों में ऑक्सीजन पार्क विकसित करने जा रहा है। झज्जर के उपायुक्त श्यामलाल पूनिया ने बताया कि ऑक्सीजन पार्क के माध्यम से आमजन को संदेश दिया जाएगा कि अधिक से अधिक पौधारोपण करते हुए पर्यावरण संरक्षण में अपना सहयोग दें। उपायुक्त ने अधिकारियों को ऑक्सीजन पार्क विकसित करने के बारे में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि अभी जिले में कुल 19 गांवों को शामिल करते हुए कदम उठाए जा रहे हैं, जिनमें से 14 गांवों में ऑक्सीजन पार्क तैयार होंगे। ब्लॉक्स हैं डिस्ट्रिक्ट में, उनमें एक इंटर डिपार्टमेंटल टीम बनके और जो 19 शॉर्टलिस्टेड गांव हैं उनमें 5 से लेकर 10 एकड़ के बीच में जो पंचायती ज़मीन है उस पर बढ़िया फेंसिंग करके पानी का प्रोविजन करा के और गांव-गांव से एक जो यूथ्स की टीम है उसको रोप इन करके एक आइडिया है कि पायलट के तौर पे इन गाँवों में ऑक्सीजन पार्क के रूप में जो कुछ लैंड जो पॉकेट्स हैं उनको डेवलप किया जाए।
प्रदेश में मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना के तहत खेती का कार्य करने वाले किसान या खेतीहर मजदूर का दुर्घटनावश शरीर का कोई अंग क्षतिग्रस्त होता है या फिर मृत्यु हो जाती है तो बिना बीमा के भी आर्थिक लाभ लिया जा सकता है। फतेहाबाद में मार्केट कमेटी के सचिव यशपाल मेहता ने बताया कि खेती का काम करते हुए किसी भी किसान या मजदूर के साथ दुर्घटना होती है तो वो उन्हें सीधे या सरल पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। किसान की खेती कार्य करते हुए मृत्यु हो जाती है तो उसको 5 लाख रुपए सहायता के रूप में दिए जाते हैं। इसके अलावा अगर किसी की हीट की हड्डी टूट गई तो 2.5 लाख रुपए, किसी का दो अंग भंग कट गए हैं तो 1,25,000 रुपये एक अंग भंग का। इसी तरह अगर पूरी उंगली कट गई है तो 75,000 रुपये, और अगर उंगली का भाग कट गया तो 37,500 रुपये 37,500 रुपये सरकार द्वारा किसान को आर्थिक सहायता के रूप में दिए जाते हैं। इसकी प्रक्रिया बिल्कुल आसान है। दुर्घटना के 2 महीने के अंदर अंदर एक फार्म के ऊपर मार्केट कमेटी में जमा करवाना होता है और आप इसको सरल केंद्र के माध्यम से भी ऑनलाइन भी इसको आप फार्म को दे सकते हो। योजना का लाभ लेने वाले किसानों ने बताया कि खेती के दौरान दुर्घटना में उनका अंग भंग हो गया था। उन्होंने मार्केट कमेटी में आवेदन दिया और उन्हें जल्दी ही सहायता राशि का भुगतान कर दिया गया। इससे उन्हें काफ़ी मदद मिली और वो अपना इलाज करवा पाए। ठीक है, काम करता था कृषि काम में और चारा काटते वक्त मेरी उंगलियां कट गई थी और सरकार की स्कीम से मुझे 75,000 रुपये मिले थे। बहुत अच्छी स्कीम है। अगर किसी के साथ जब दुर्घटना घटती है तो वो इसका लाभ उठा सकते हैं। अच्छी स्कीम है जो सरकार की, धन्यवाद करता हूँ सरकार का मैं। अगर मालिक ना करे किसी की डेथ हो जाती है तो उसको सरकार की तरफ से 5 लाख का प्रावधान है। अगर कोई अंग कटता है तो उसको 25,000 से लेकर 2 लाख तक की आर्थिक सहायता दी जाती है, जो कि सरकार का बहुत ही अच्छा और सराहनीय कदम है। कई गाँवों में कईयों की खेती का काम करते हुए उंगली कट जाती है या किसी के पाँव में दिक्कत आ जाती है तो उन्होंने बहुत फायदा उठाया। काम करते हुए तो उनका अंग कट जाए, जैसे किसी की डेथ हो जाए तो उनको 5 लाख रुपए की स्कीम दी जाती है। और मतलब कि अगर आप जिम्मेदार काम करता है, कोई भी मजदूर भाई किसान भाई काम करता है तो मतलब कि उनको डर नहीं लगता, क्योंकि सरकार उनके लिए फैसिलिटीज काफ़ी दे रही है। इस काम के लिए हम सरकार का प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति को जानने और इस संबंध में सहायता प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। इसके तहत प्रदेश के लोग 8558893911 पर संपर्क कर आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नेशनल हेल्थ मिशन हरियाणा की वेबसाइट पर nhmharyana.gov.in पर जाकर प्रदेश में कोविड अस्पतालों, उपलब्ध बेड और वेंटिलेटर्स आदि की जानकारी ली जा सकती है। नूंह जिले में वैक्सीनेशन का कार्य सुचारू रूप से जारी है। आज लघु सचिवालय में जिले के कर्मचारियों को कोविड टीका लगवाया गया। उपायुक्त शक्ति सिंह ने बताया कि कोविड टीकाकरण के लिए लोगों को जागरूक किया जाएगा। डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर जितेंद्र कुमार ने बताया कि जिले में कोरोना टीके की लगभग 80,000 में से 70,000 लोगों को दोनों और 10,000 लोगों को पहली खुराक दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि मौके पर ही पंजीकरण होने से वैक्सीनेशन में तेजी आई है। तीसरी वेव में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनकी अचानक ज़रूरत पड़ सकती है और वो चीज़ें हमें कहाँ से उपलब्ध होंगी उसकी सोर्सिंग करके रखें और अपनी तरफ से हम ऐसी व्यवस्था बना के रखें कि भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर ऐसा तीसरी वेव में होता है कुछ तो हम उसके लिए बेहतर तैयार मिलें और उसको फैलने से पहले ही हम इस वेव को रोकें। बात करें फर्स्ट डोज की तो 69,572 लोगों को कोरोना वैक्सीन की फर्स्ट डोज लगाई जा चुकी है। बात करें सेकंड डोज की तो 10,103 लोगों को अब तक सेकंड डोज कोरोना वैक्सीन की लगाई जा चुकी है। और बात करें टोटल वैक्सीन तो 79,675 लोगों को अब तक कोरोना वैक्सीन हमारे ज़िले नूंह में लगाई जा चुकी है। टीकाकरण करने वाले लोगों ने बताया कि वैक्सीन लगवाने से उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई। टीका लगवाने से वे अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। वैक्सीनेशन लगवाए है, बहुत बढ़िया फील हो रहे हैं। ठीक है सर, वो वैक्सीन कोविड वैक्सीन लगी है, हमें बढ़िया फील हो रहा है। गुजारिश करता हूं कि बीमारी से बचने के लिए वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। तो ये अफवाहें जो भी हैं वो सब गलत हैं। मैंने पहली वैक्सीनेशन लगाई है और बिल्कुल बहुत बढ़िया महसूस हुआ है और मैं लोगों को भी यही संदेश देना चाहता हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन लगवाएं। गवर्नमेंट ITI नूंह मैं वेल्डर पद पे कार्यरत हूँ और मैंने अपनी फर्स्ट डोज आज वैक्सीन की ली है। सुबह यहाँ आए लेकिन कुछ भीड़ मिली है, लेकिन वैक्सीन ले लिया और बहुत अच्छा फील हो रहा है।
अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, पंचकुला के समग्र विकास के लिए गठित होगा पंचकुला महानगरीय विकास प्राधिकरण। करनाल और हिसार के लिए भी बनेगी एकीकृत विकास योजना। एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा, कोरोना संक्रमण की अगली लहर में बच्चों को ज्यादा नुकसान होने की आशंका के कोई प्रमाण नहीं। देश में 63 दिन के बाद 24 घंटों में सामने आए लगभग 86,000 नए मामले। रिकवरी दर बढ़कर हुई 94.29%। और कैथल में सीधी बिजाई विधि से कम पानी में धान की खेती कर रहे हैं किसान। आर्थिक लाभ के साथ पैदावार में हुई बढ़ोतरी। सभी दर्शकों से अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें तब मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और एक नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोते रहें। और अगर आप पात्र हैं तो टीकाकरण अवश्य करवाएं, तभी आप कोरोना महामारी से बच सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।